हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है हीट ट्रांसफर। तो हीट के बारे में हम काफी समय से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं वर्ड हीट। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हीट क्या होता है। तो नॉर्मली हम ये बोल देते हैं कि एक बॉडी के पास हीट होती है, किसी की हीट ज़्यादा है, किसी की हीट कम है। तो ध्यान रखना है, पहली बात ये एक मिसकंसेप्शन है। हीट बॉडी के अंदर नहीं होती है, बॉडी का टेम्परेचर होता है। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो आप सब लोग जानते हैं और ये सही भी बताते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इन ट्रांसफर, जो ट्रांसफर में होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। किस कारण से मूव करती है? सोचिए। राइट, किसके कारण मूव करती है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो हीट एनर्जी की वो फॉर्म है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो करती है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि हीट किस किस तरह से फ्लो कर सकती है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होते हैं। तो 3 तरह के हीट ट्रांसफर के तरीके होते हैं, हम उनको इस लेक्चर में कवर करेंगे। और ये लेक्चर मेनली एनसीईआरटी बुक पे बेस्ड है, क्लास 11th की। तो स्कूल एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपका जेई, नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स की और रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन फिर भी ये आपको एक बहुत अच्छी जो है इनिशियल लेवल पे आपको तैयार कर देगा, जिससे आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और फिर उस पर फर्दर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हीट ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की। तो हीट इज एनर्जी ट्रांसफर from one system to another or from one part of a system to another part arising due to temperature difference। तो हीट क्या है? एनर्जी ट्रांसफर। ध्यान रखना, हीट एनर्जी के ट्रांसफर को, जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसी को हीट बोलते हैं। हम ये नहीं बोल सकते बॉडी की हीट ज्यादा है, बॉडी की हीट कम है। नहीं, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, और उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो कर रही है उसको बोला जाता है हीट। ठीक है। अब वो हीट ट्रांसफर हो रही है, दो अलग अलग बॉडीज के बीच में भी हो सकती है, या एक ही बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी ट्रांसफर हो सकती है। मेन चीज है हीट का ट्रांसफर होना चाहिए। एक बॉडी में कैसे हो सकती है? जैसे हमने एक आयरन की रॉड ली, उसके एक एंड को आग पे रख दिया और दूसरे एंड को पकड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट वहां से ट्रांसफर होकर यहां तक पहुंच रही है। तो हीट अगर ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, देन इट इज कॉल्ड हीट। सो हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। नाउ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ये वैसे आपने पढ़े होंगे, ये 9th क्लास में भी थोड़ा सा बताया जाता है, छोटी क्लासेस में इसको डील किया जाता है कि हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड। थोड़ा सा सोचिए, शायद आपको याद आएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए कि आपने कुछ पढ़ा है या कभी सोचना है कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होते हैं, और एक बार आपने थोड़ा सोच लिया फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होते हैं। तो फर्स्ट इज कंडक्शन, आया कुछ याद? देन सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। अब इन तीनों मोड्स को हम समझेंगे आगे, बाकी इसको शॉर्ट में हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने आग जला रखी है, यहां पर देखें तो एक रॉड को पर्सन ने पकड़ा हुआ है। अब रॉड में क्या हो रहा है? रॉड के एक एंड को हमने आग के ऊपर रखा है, धीरे धीरे दूसरा एंड गर्म हो जाएगा। अब इसमें क्या रॉड के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह चलकर गए होंगे? तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। किसके थ्रू जा रही है? मीडियम के थ्रू ही जा रही है, रॉड के थ्रू। लेकिन जो रॉड के पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल्स हैं, उनका खुद का नेट ट्रांसफर नहीं हो रहा है।
तो ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को कंडक्शन बोला जाता है, जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल्स जो है एक्चुअली में मूव नहीं कर रहे, वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, एक जगह से एनर्जी मिलती है, उनकी ऑसिलेशन एनर्जी बढ़ जाती है, वो अपने पड़ोस वाले पार्टिकल्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं और इस तरह से एनर्जी आगे प्रोपेगेट करती है। दिस इज कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन जनरली फ्लूइड्स में होता है, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। अब जैसे हमने आग जलाई, तो जो आग के नजदीक वाले मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, वो क्या होंगे, गर्म होंगे। गर्म होने के बाद गैस की डेंसिटी कम हो जाती है। अब जो लेस डेंसर ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जाते हैं और डेंस वाले नीचे, जैसा हम फ्लूइड में पढ़ते हैं। तो गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, उसको ठंडी हवा रिप्लेस कर देगी, और फिर वो हवा गर्म होगी, फिर वो ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है और मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ऐसे हीट ट्रांसफर के मोड को बोला जाता है कन्वेक्शन। एंड देन देयर कम्स द रेडिएशन। रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं होती है। विदाउट एनी मीडियम भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, तो उनको हम आगे 12th क्लास में डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे लाइट है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो है हीट ट्रांसफर करती है, तो उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और तब भी हीट क्या कर जाती है, एनर्जी ट्रांसफर कर जाती है। दिस मोड इज कॉल्ड रेडिएशन। अब इन्हीं को थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखेंगे जो हमें जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इनके किस तरह से हीट ट्रांसफर होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कंडक्शन। सो अभी हमने जाना कंडक्शन क्या होता है, उसको देख लेते हैं यहां पर और डिटेल में। तो मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस। तो कंडक्शन में क्या हो रहा है, एक ही बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है, दो अलग अलग बॉडीज की हम बात नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि एक ही सॉलिड में होता है, जिसमें पार्टिकल्स का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता। पार्टिकल्स अपनी जगह पर सिर्फ ऑसिलेट करते हैं, उनकी ऑसिलेशन एनर्जी या वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है, और वो एनर्जी अपने पड़ोस वाले मॉलिक्यूल्स को देंगे, वो अपने पड़ोस वाले को, इस तरह से एनर्जी आगे प्रोपेगेट करती है। और कोई भी हीट ट्रांसफर जो हो रहा है किस कारण हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैटर का कोई एक्चुअल ट्रांसफर यहां पर नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे हमने एक रॉड ली, कोई भी मेटल की रॉड ली, उसके एक सिरे को, एक एंड को हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज ऑफ कंडक्शन। मटेरियल मीडियम इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन। कंडक्शन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती ही है। इनफैक्ट कंडक्शन और कन्वेक्शन, जैसे अभी हमने पहले भी देखा, दोनों के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी। रेडिएशन बिना मीडियम के भी हो सकता है। देन सॉलिड्स एंड मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर्स। जनरली जो मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वो क्या होती हैं, अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। गैसेस आर पुअर थर्मल कंडक्टर्स। गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी वाला पार्ट है, वो क्या होता है, पुअर होता है, वो अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाती। एंड लिक्विड्स हैव कंडक्टिविटीज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। तो सॉलिड सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। यहां पे हम हीट कंडक्शन की बात कर रहे हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट हीट कंडक्शन। तो मेटल्स अच्छे हीट के कंडक्टर्स होते हैं, गैसेस पुअर कंडक्टर होती हैं, और लिक्विड्स की कंडक्टिविटी उनके बीच में होती है। वैक्यूम डज नॉट अलाउ कंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए किसकी जरूरत है, मीडियम की। तो ऑब्वियस सी बात है, वैक्यूम होगा तो कंडक्शन नहीं हो पाएगा। So heat conduction may be described quantitatively as the time rate of heat flow in a material for a given temperature difference. जैसे आपको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा कि करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करता है, और करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ऐसे हम यहाँ पे हीट के फ्लो को हीट करंट भी बोल देते हैं, जो आगे भी हम देखेंगे। तो हीट कंडक्शन या हीट फ्लो की रेट का क्या मतलब, पहली बात तो ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो करता है, और ये हीट के फ्लो रेट की हम बात करेंगे कंडक्शन में, कि हीट किस रेट से फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह। जगह मतलब इसमें एक ही बॉडी में एक एंड से किसी दूसरे एंड तक हीट किस रेट से फ्लो करती है, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो एक्सप्रेशन फॉर हीट करंट, हीट करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट,
इसी को हीट करंट बोला जाता है। अब हम उसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो कंसीडर अ मेटालिक बार ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A विद इट्स टू एंड्स मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि दो एंड्स जो है रॉड के वो मेंटेन्ड है, मतलब एक मान लो हमारे पास यहां पर एक इस तरह का सिस्टम है जहां का फिक्स टेम्परेचर है TC और यहां का एक फिक्स टेम्परेचर है TD। बेसिकली ऐसा भी बोल सकते हैं, यहां पे मान लो हमारे पास बॉइलिंग वाटर है, तो बॉइलिंग वाटर है तो उसका टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे हमारे पास मेल्टिंग आइस है, तो मेल्टिंग आइस है तो उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे हमारे पास दो जगह का टेम्परेचर फिक्स है, वहां पर हमने एक रॉड उन दोनों के बीच में फिक्स कर दी, ठीक है। फिर let us assume the ideal condition that the sides of the bar are fully insulated so that no heat is exchanged between the sides and the surroundings। तो हमने साइड को भी क्या कर दिया, फुल्ली इंसुलेट कर दिया, जैसे साइड से भी हीट का कोई लॉस ना हो सके, यानी हीट सिर्फ एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा सकती है, उसका साइड से भी कोई लॉस नहीं हो सकता। तो जनरली अगर कई बार नहीं भी दिया होता तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि साइड से हीट लॉसेस को नेग्लेक्ट करना है, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि साइड्स इंसुलेटेड हैं या साइड से हीट लॉस को नेग्लेक्ट कर दो, और बाय चांस नहीं भी लिखा है और सिंपल क्वेश्चन है हीट कंडक्शन का, तो हम ये मान के चलते हैं कि साइड से हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा है, हीट एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रही है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एक स्टेडी स्टेट आएगी। अब ये थोड़ा समझना है स्टेडी स्टेट क्या होता है। देखो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, जैसे मान लो TC जो है यहां का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, TD जो है यहां का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, अब जैसे रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, तो पहले रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। अब हमने इसको जब रॉड को इमर्स कर दिया, इधर रख दिया दो इन जो हमारे पास एक सोर्स बोल सकते हैं, एक सिंक बोल सकते हैं, या दो डिफरेंट टेम्परेचर्स के जो सोर्सेज हैं उन पे रख दिया हमने, तो क्या हुआ, यहां का टेम्परेचर 100 था, यहां का 0, तो क्या होगा, रॉड यहां गर्म होगी और यहां ठंडा होना शुरू होगी, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये टेम्परेचर जैसे 100 हो गया, ये 0 हो गया, और 100 से 0 का एक यूनिफॉर्म डिक्रीज होगा टेम्परेचर में, ठीक है ना। 20 डिग्री पे रॉड थी, वो शुरू में थी, शुरू में थोड़ा सा क्या होगा, हीट कुछ आ रही होगी, है ना, कुछ यहां से जा रही होगी, थोड़ा डिफरेंट टेम्परेचर चेंजेस होंगे, लेकिन स्टेडी स्टेट का मतलब है एक ऐसी स्टेट आ जाए जब रॉड के किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ ना बदले। देखो वो पोजीशन के साथ अलग अलग होगा, ध्यान रखना है। यहां का टेम्परेचर अगर 100 है, यहां का 0 है, तो ऐसा नहीं कि हर पूरी रॉड का 100 होगा या पूरी रॉड का 0, यहां का 100 और यहां का 0, तो वो यूनिफॉर्मली अलग अलग पॉइंट पे डिक्रीज करके अलग अलग होगा। जैसे ये 100 है, फिर कहीं 90 होगा, 80 होगा, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, इस तरह से वो टेम्परेचर अलोंग दी लेंथ टेम्परेचर अलग अलग होगा, लेकिन वो टाइम के साथ नहीं बदल रहा होगा। इसको स्टेडी स्टेट बोला जाता है। तो स्टेडी स्टेट पे रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर एक फिक्स वैल्यू ले लेगा, हाँ अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग होगा, ठीक है। देखिए हमें समझना है, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं हम। एक और टर्म आती है हमारे सामने कई बार, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जैसे मैंने किसी चीज को गर्म करके लाके रख दिया बाहर ओपन में, तो फाइनली उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा। यह कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, कि टेम्परेचर बराबर होना, कि किसी भी चीज को हम किसी सराउंडिंग में लाके रख देंगे, तो चाहे ठंडी लाके रखो चाहे गर्म लाके रखो, फाइनली उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। यहां पर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। पूरी रॉड का टेम्परेचर सेम नहीं है, रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन वो टाइम के साथ अब नहीं बदल रहा है, वो टाइम के साथ चेंज होना बंद हो चुका है, दैट इज स्टेडी स्टेट। तो वही कह रहे हैं, आफ्टर सम टाइम अ स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, द टेम्परेचर ऑफ द बार डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद डिस्टेंस फ्रॉम TC टू TD। TC से TD तक टेम्परेचर यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिक्रीज होगा। भाई जैसे 100 है, 90, 80, ऐसे यूनिफॉर्मली उसका डिक्रीज यहां से यहां तक होगा। TC इज ग्रेटर देन TD, हम मान के चल रहे हैं। द रिजर्वायर एट C सप्लाइज हीट एट ए कांस्टेंट रेट। अब जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उस क्रॉस सेक्शन पे, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे हम बात करें,
जितनी हीट आ रही होगी उतनी ही जा रही होगी, क्योंकि अगर वहां पे हीट कुछ एब्जॉर्ब हो गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट कुछ लॉस हो गई तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट पे टेम्परेचर क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है हर पार्ट का। तो यानी कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितनी हीट आएगी उतनी चली जाएगी, यानी कि रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट हो जाएगा, हीट करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो द रिजर्वायर एट सी सप्लाइज हीट एट ए कांस्टेंट रेट which transfers through the bar and is given out at the same rate to the reservoir D। तो जिस रेट से हीट यहां से एंटर करेगी ए वाली साइड से, उसी रेट से दूसरी साइड से हीट बाहर जाएगी। पूरी रॉड में हीट का रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, और हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, इन्हीं चीजों की बात करते हैं जब स्टेडी स्टेट आ चुकी होती है। अब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं हीट करंट की। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट इन स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ हीट फ्लो, ध्यान रखना है स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ हीट फ्लो जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये जो टेम्परेचर है दो एंड्स के टी सी टी डी, उनके टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस रॉड का, ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके प्रोपोर्शनल होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ एल, और जो लेंथ है इस रॉड की उस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो H इज इक्वल टू के ए टी सी माइनस टी डी बाय एल। तो K जो है यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो देखेंगे हीट करंट जो है H वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, एरिया के प्रोपोर्शनल है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो जो भी रॉड का मटेरियल है, तो K जो है उस मटेरियल की क्या कहलाती है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो K इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। The greater the value of K for a material, the more rapidly will it conduct heat। तो K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा वो कंडक्टर होगा, यानी उतनी अच्छे से वो हीट को कंडक्ट करेगा। K की वैल्यू कम होगी मतलब वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, यानी हीट को उतना अच्छा कंडक्ट नहीं करेगा। तो थोड़ा रुक कर एक बार अपने दिमाग में सोचो कि कौन से अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, कौन से बैड कंडक्टर होते हैं। अपनी डे टू डे लाइफ में देखो कि हम गर्म करने के लिए क्या चीजें यूज करते हैं जिससे गर्म हो जाए, कोई चीज गर्म ना हो, जैसे बर्तनों के हैंडल वगैरह हैं, वो कैसे मटेरियल से होते हैं जिससे कि वो गर्म ना हो। तो गिव अ थॉट कि विच आर द गुड कंडक्टर्स यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ एंड विच आर द बैड कंडक्टर्स। ठीक है, थोड़ा समय दो फिर आगे बढ़ना। एसआई यूनिट, तो के की एसआई यूनिट क्या होगी। अब देखो एसआई यूनिट हम आसानी से निकाल सकते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट मींस हो गया जूल, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है यूनिट, लेंथ की मीटर, 1 मीटर कट जाएगा तो पर मीटर आ जाएगा, तो जूल पर मीटर। अच्छा, और हीट की बात नहीं कर रहे हम, हीट करंट की बात कर रहे हैं। हीट करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डी क्यू बाई डी टी। अगर क्यू हीट को बोलते हैं तो हीट करंट हो गया डी क्यू बाई डी टी। तो वो एक्चुअली क्या हो गया, एक तरीके से पावर जैसी हो गई। तो पावर क्या हो गया, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो जूल पर सेकेंड दैट इज द यूनिट ऑफ हीट करंट। एरिया अपॉन लेंथ मीटर आ गया तो मीटर इनवर्स, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है तो टेम्परेचर डिफरेंस भी केल्विन में ही आएगा, तो दैट इज केल्विन इनवर्स। एंड जूल पर सेकेंड इज लाइक पावर, तो उसको पावर को वॉट भी लिख सकते हैं, तो वॉट पर मीटर पर केल्विन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हीट करंट। नाउ एप्लीकेशंस इन डे टू डे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कंडक्शन के क्या एप्लीकेशंस होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। कीपिंग वार्म विथ क्लोथिंग, हम कपड़े पहनते हैं जिससे हम गर्म रहते हैं। सर्दियों में देखें तो हम थोड़े और ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं जिससे हम ज्यादा गर्म रह पाए। तो इसका क्यों होता है, क्या फायदा होता है उससे, उसको थोड़ा सा समझते हैं। देयर इज अ क्यूट बेबी, है ना, उसने कपड़े पहन रखे हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। उसने तो नहीं पहन रखे, उसके माँ बाप ने पहना रखे हैं, ठीक है, लेकिन वो कपड़े उसको कैसे बचा रहे हैं या हमको कैसे बचा रहे हैं वो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो एयर इज अ गुड इंसुलेटर। हमने देखा गैस जो है पुअर कंडक्टर होती है, गुड इंसुलेटर होती है, तो एयर इज अ गुड इंसुलेटर। क्लोथ्स कीप अस वार्म बाय ट्रैपिंग एयर अराउंड अवर बॉडीज।
तो जब हम कपड़े पहनते हैं तो क्या है, जो हवा है वो ट्रैप हो जाती है कपड़े और हमारी बॉडीज के बीच में, और उसमें जो होता है कंडक्टिविटी कम होती है, तो हमारी जो बॉडी की हीट है वो मेंटेन रहती है, हीट जो है कंडक्ट होके बाहर नहीं जा पाती है। द मोर एयर लेयर्स आर ट्रैप्ड द ग्रेटर इज द इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑफ द क्लोथिंग। तो जितनी ज्यादा एयर की लेयर्स ट्रैप होंगी, या तो हम ज्यादा ज्यादा कपड़े पहनते जाएं या मोटे कपड़े भी पहनते हैं तो उसके अंदर या कपड़े का मटेरियल जो है वो भी नॉन कम कंडक्टिंग होता है। तो इस तरह से हम जितनी लेयर्स बनाएंगे कैसे एयर की या नॉन कंडक्टिंग चीजों की, उतना हम वार्म रह सकते हैं। जैसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, हम ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कंडक्शन है और कम हो जाता है और हमारी बॉडी की हीट जो है मेंटेन रहती है। बॉडी की वार्मथ बोल दें, जैसे बॉडी की हीट बोलना मैंने अभी बताया था गलत होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इस तरह से हम अपनी जो बॉडी के टेम्परेचर को है मेंटेन कर पाते हैं। Then animals keep warm in a similar way by using fur or feathers to trap insulating layers of air around their bodies. जैसे देखेंगे जानवरों के बॉडीज में क्या होते हैं, जो बाल होते हैं फर की तरह, फर जो होते हैं वो उनको हीट जो है प्रोवाइड करता है या बचाता है कंडक्शन, उनकी बॉडी की हीट को लॉस होने से, और उनको सर्दी में जो है अच्छा ज्यादा ठंड से बचा सकता है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि जो एयर है वो एक इंसुलेटर होती है, गुड इंसुलेटर। तो एयर की लेयर जो है हीट के कंडक्शन को रोकती है। जहां पर जो बहुत ठंडी जगहें होती है वहां पर देखोगे मकान भी ऐसे बनते हैं कि वो क्या करते हैं, एक दीवार खड़ी करते हैं, और जनरली वो भी कंक्रीट की जगह वुड की खड़ी करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि वुड कंक्रीट से भी जो है उसकी वुड की कंडक्टिविटी कंक्रीट से कम होती है। और फिर बीच में गैप छोड़ देते हैं और फिर एक वुड की दीवार खड़ी करेंगे, तो बीच में एयर होने से वो एयर जो है वो क्या है, वुड से भी बैड कंडक्टर है, तो वो और ज्यादा कंडक्शन को अवॉइड करती है। तो जो रूम के अंदर वो हीटिंग डिवाइसेस चलाते हैं उसे टेम्परेचर ज्यादा अच्छे से मेंटेन रह पाता है, हीट का लॉस वहां से मिनिमाइज हो जाता है। तो इसमें ये एयर के बैड कंडक्टर होने का या गुड इंसुलेटर होने का यूज किया जाता है। देन वाटर इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर भी बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, पुअर कंडक्टर होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। बॉइलिंग ट्यूब ऑफ वाटर इज हीटेड नियर द टॉप ऑफ द वाटर। तो एक हमने बॉइलिंग ट्यूब ली, उसे पानी भरा और उसको टॉप से हमने हीट करना शुरू किया। वाटर बॉइल्स एट टॉप, बॉइल करने लगेगा टॉप से। द बॉटम ऑफ द ट्यूब रिमेन्स कूल एनफ टू होल्ड, जबकि बॉटम जो है वो ठंडा ही रहेगा, ठीक है, उसको हम पकड़ के रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी जो है कम होती है। कंडक्टिविटी कम होने के कारण पानी ऊपर से तो गर्म हो गया लेकिन नीचे वाला हिस्सा बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है। दिस शोज दैट वाटर एंड ग्लास ओनली कंडक्ट हीट रिलेटिवली स्लोली। यहां पे ग्लास भी है, तो ग्लास और वाटर दोनों क्या करते हैं, हीट को जो कंडक्ट कराते हैं तो स्लोली कंडक्ट कराते हैं, यानी कि उनकी कंडक्टिविटी कम होती है। देन कुकिंग यूटेंसिल्स विथ कॉपर बेस। तो आपने देखा होगा इस तरह के कई बर्तन आते हैं जहां पर बर्तनों के नीचे कॉपर का बेस लगा दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो you may have noticed that some cooking pots have copper coating on the bottom. Being a good conductor of heat, copper promotes the distribution of heat over the bottom of a pot for uniform cooking. तो क्या होता है, कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो जल्दी गर्म हो जाता है, और जल्दी गर्म होकर क्या करता है, हीट के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म कर देता है, जिससे जो पूरे जो हम पका रहे हैं चीजें उसको यूनिफॉर्म हीट मिले और वो अच्छे से यूनिफॉर्मली पक सके। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला। हमने देखा था हीट करंट किसके बराबर होता है, के ए टी सी माइनस टी डी अपॉन लेंथ। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन। एक रॉड स्टील की है कॉपर की, इस जंक्शन का क्या टेम्परेचर होगा इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। Length of the steel rod is 15 centimeter. Length of the copper rod is 10 centimeter. Temperature of the furnace is 300 degrees Celsius. Temperature of other end is 0 degrees Celsius. The area of cross section of the steel rod is twice that of the copper rod. Steel rod का area copper rod से twice है. Thermal conductivity of steel is 50.2 joule per second per meter per Kelvin and that of copper is 385. ये सब हमें डेटा दिया हुआ है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से सॉल्व करें
और जब आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाए, या अगर आप नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा, लेकिन कोशिश आप करें। आप जब खुद से प्रयास करेंगे तभी चीजों को सीखेंगे। ठीक है, तो कोशिश करें, इस वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जब आपका सॉल्व हो जाए फिर आगे बढ़ें। चलिए, वेलकम बैक। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, और आप भी चेक कीजिए कि आपका आंसर सही आया या गलत आया। आंसर यहां पर है 44.4 डिग्री सेल्सियस। अब करना क्या है इसमें, देखिए, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, हीट का कहीं कोई लॉस नहीं हो रहा है, यह हमें समझना है। स्टेडी स्टेट मतलब हीट का कहीं कोई लॉस नहीं हो रहा है। जिस रेट से हीट एक तरफ से एंटर करेगी उसी रेट से दूसरी तरफ से बाहर निकलेगी। अब अगर यहां पे अलग अलग रॉड्स हैं तो भी जिस रेट से हीट स्टील रॉड में फ्लो करेगी उसी रेट से कॉपर रॉड में करेगी, क्योंकि कहीं पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो मान लिया हमने जंक्शन का टेम्परेचर जो है T है, तो वी हैव एज्यूम्ड दैट टेम्परेचर ऑफ दिस जंक्शन इज T। तो हमने टेम्परेचर ऑफ जंक्शन को क्या मान लिया, T के बराबर मान लिया। इसको लिख देते हैं यहां पर, जिससे क्लियरिटी रहे कि हमें जंक्शन का टेम्परेचर T माना है। अब जो हीट फर्नेस से इस जंक्शन तक आएगी, जिस रेट से हीट फर्नेस से जंक्शन तक आएगी उसी रेट से जंक्शन से आइस बॉक्स तक जाएगी। तो किस रेट से आती है, तो के किसका, स्टील का, के उसको हमने बोल दिया K1। A1 स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। अब स्टील के एक एंड का टेम्परेचर है 300, दूसरे का T, तो 300 माइनस T, ठीक है ना। टेम्परेचर डिफरेंस किसका लेना है, जिस रॉड की हम बात कर रहे हैं उसके दोनों एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन उसकी लेंथ, दैट इज L1। और फिर जिस रेट से हीट आई उसी रेट से जाएगी। अब जाने वाली हीट क्या होगी, तो यहां T से 0 की तरफ जाएगी, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इंटू T माइनस 0 अपॉन L2, ये आ गया। अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। K1 स्टील की कंडक्टिविटी 50.2, एरिया स्टील का, तो जो एरिया है हमें दे रखा था ट्वाइस, तो बेसिकली A2 को अगर हम 1 मान लेंगे तो A1 2 हो जाएगा, या A1 को 2A2 लिखेंगे तो A2 कट जाएगा, 2 का फैक्टर यहां पे बचेगा। देन 300 माइनस T अपॉन लेंथ 15। अब देखो, कई बार हमें लगता है सर ये बाकी यूनिट हमने SI यूनिट में रखी, लेंथ को CGS में रख रहे हैं। हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, दो चीजों को इक्वेट कर रहे हैं। तो यहां अगर मैं 15 सेंटीमीटर लूंगा, 10 सेंटीमीटर यहां पे लूंगा, तो वो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। तो हम इसको सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, क्योंकि यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी यहां पर। और राइट हैंड साइड में K2 हमने रख दिया 385, एरिया कैंसिल हो ही गया था, T माइनस 0 इज T। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44.4 डिग्री सेल्सियस। तो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का ये आंसर सही आया ही होगा। तो जिनका सही आया है नीचे कमेंट करके बताएं कि यस आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर। एक और एग्जांपल हम करते हैं। ये एग्जांपल क्या कह रहा है, एन आयरन बार, उसकी लेंथ दे रखी है 0.1 मीटर, एरिया दे रखा है 0.02 मीटर स्क्वायर, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 79, एंड अ ब्रास बार, उसकी लेंथ दे रखी है 0.1 मीटर, यानी लेंथ सेम है, एरिया 0.02 वो भी सेम है, एंड कंडक्टिविटी 109, ये डिफरेंट है, आर सोल्डर्ड एंड टू एंड एज शोन इन फिगर। दिखा रखा है आयरन और ब्रास बार को सोल्डर्ड किया, दिख भी रहा है लेंथ बराबर है, एरिया बराबर है, लेकिन फिर भी दिखने से ज्यादा जो डेटा गिवन है उस पर हमें बिलीव करना है, क्योंकि कई बार दिखती फिगर में अलग चीजें लेकिन डेटा में कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो हमें जो क्वेश्चन का डेटा है हमेशा उसको देखना है। द फ्री एंड्स ऑफ द आयरन बार एंड द ब्रास बार आर मेंटेन्ड एट 373 केल्विन एंड 273 केल्विन। तो क्या कर रहे हैं, इसका जो एक एंड है आयरन बार का वो 373 पे मेंटेन किया हुआ है, ब्रास का 273 पे। ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर and hence compute the temperature of the junction of the two bar। तो जंक्शन के टेम्परेचर के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है कि अगर हम इन दोनों मटेरियल्स को हटा के एक सिंगल मटेरियल का इसी डायमेंशन की रॉड बनाए, मतलब उसकी लेंथ 2L हो जाएगी, एरिया A हो जाएगा, मतलब इन दोनों को हटा के हम यहां पर एक सिंगल मटेरियल फिल कर दें, तो उससे भी हीट फ्लो करने की रेट वही आए जो इन दोनों से मिलाकर आ रही है, तो उस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो वो हमें फाइंड करनी है।
और हीट करंट थ्रू दी कंपाउंड बार, इस पूरी बार से हीट कितनी किस रेट से फ्लो कर रही होगी। तो हमें ये करना है। तो फिर से आप वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें, अपना आंसर जो आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और फिर आगे बढ़ के देखें कि आपका आंसर सही आया या गलत आया। सही आया वेरी गुड, गलत आया कोई बात नहीं, उससे हमें सीखना है कि हमने कहां मिस्टेक की है और आगे हम उससे क्या गेन कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक से क्या फायदा उठा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तो आप वीडियो को पॉज करें और अपना काम शुरू करें। वेलकम वंस अगेन। तो लेट्स सी आपका आंसर सही है या गलत है। सो क्वेश्चन ये था, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, द हीट करंट H1 थ्रू आयरन बार इज इक्वल टू द हीट करंट H2 थ्रू ब्रास बार। तो स्टेडी स्टेट पे आयरन बार और ब्रास बार दोनों से हीट करंट सेम आएगा। तो आयरन बार से क्या हो जाएगा, K1A1 T1 माइनस T0, जंक्शन का टेम्परेचर T0 है, बाय L1 इज इक्वल टू K2A2 T0 माइनस T2 बाय L2। अब हम देखें L1 L2 बराबर था, A1 A2 बराबर था, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया कैंसिल हो गया, लेंथ कैंसिल हो गई। तो हमारे पास रिलेशन बचा K1 इंटू T1 माइनस T0 इज इक्वल टू K2 इंटू T0 माइनस T2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T0 आ जाएगा K1 T1 प्लस K2 T2 बाय K1 प्लस K2। तो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट टेम्परेचर T0 एज 315 केल्विन। आई होप ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे और मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर आ भी गया होगा और सही आंसर आया होगा कि टेम्परेचर ऑफ जंक्शन आया है 315 केल्विन। Then to find equivalent thermal conductivity, we assume that whole rod is made of same material having conductivity K equivalent. अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है, मान लो इस पूरी रॉड को हमने एक सेम मटेरियल से बना हुआ मान लिया जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K इक्विवेलेंट। तो उसका एरिया ये हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा 2L। तो अब जो हीट करंट इक्विवेलेंट रॉड से जा रहा होगा वही आयरन या ब्रास किसी भी एक रॉड से जा रहा होगा। बेसिकली दोनों से हीट करंट सेम है और जो हम इक्विवेलेंट एक रॉड मानेंगे उससे भी उतनी ही हीट जानी चाहिए। तो हमने जो इक्विवेलेंट जो रॉड मानी, ठीक है ना, हमने एक इक्विवेलेंट रॉड मानी, उससे जो हीट जाएगी किस रेट से जाएगी, K इक्विवेलेंट इंटू A इंटू T1 माइनस T2 और उसकी लेंथ हो गई 2L। और उसको हमने किसी भी एक से इक्वेट कर सकते हैं, आयरन से जाने वाली हीट या ब्रास से। तो हमने आयरन वाला ले लिया कि K1A T1 माइनस T0 बाय L। अब यहां पे ये आ गया, A से A कट गया, L से एक L कट गया, तो K इक्विवेलेंट T1 माइनस T2 बाय 2 इज इक्वल टू K1 T1 माइनस, ठीक है ना, L कट चुका है, A कट चुका है, T0 को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया जो हमारे पास आया था फर्स्ट जो कंडीशन आई थी, इक्वेशन आई थी एक। तो कितना आया था T0, K1 T1 प्लस K2 T2 बाय K1 प्लस K2। और फिर इसको सिंप्लीफाई किया, इधर एलसीएम लिया हमने K1 प्लस K2, तो ये आ गया K1 T1 प्लस K2 T1 माइनस K1 T1 माइनस K2 T2। तो K1 T1 और माइनस K1 T1 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे K1। अब ये जो टर्म बची K2 T1 और K2 T2, इसमें से K2 कॉमन ले लिया तो बच गया T1 माइनस T2 अपॉन K1 प्लस K2। तो T1 माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2। तो दिस इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे K1 K2 की, तो आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का 91.6 वॉट पर मीटर पर केल्विन। देन थर्ड पार्ट, हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार। अब K इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि हम इस पूरी रॉड को इस कंडक्टिविटी की रॉड मान सकते हैं जिसकी लेंथ 2L है, एरिया A है, तो अब हम इसका यूज करके हीट करंट बता सकते हैं। तो हीट करंट क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट A। अब पूरी रॉड को देख रहे हैं तो एक एंड का टेम्परेचर T1, दूसरे का T2 और लेंथ कितनी हो गई 2L। तो K इक्विवेलेंट A T1 माइनस T2 बाय 2L। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो we will get the heat current through the compound bar as 916.1 watt। तो आई होप आप लोगों का आंसर सही आया होगा, और बाय चांस नहीं आया तो इससे आपने सीखा होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है और कैसे हम कंडक्शन, जो हीट का कंडक्शन वाला पार्ट है, उसको समझ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं इस लेक्चर में। अगले पार्ट में हम कन्वेक्शन और रेडिएशन वाले पार्ट को लेकर आएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर
अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि कंडक्शन क्या होता है, हीट क्या होती है, कैसे हम कंडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, समझ आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने को मिलते रहें, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई चीज मिस ना हो। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।